नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं प्रेमचंद की कहानियां। आज सुनिए मानसरोवर के दूसरे खंड में संग्रहित उनकी एक कहानी उन्माद। मनहर ने अनुरक्त होकर कहा, वो सब तुम्हारी कुर्बानियों का फल है बागी। नहीं तो आज मैं किसी अंधेरी गली में, किसी अंधेरे मकान के अंदर जिंदगी के दिन काटता होता। तुम्हारी सेवा और उपकार हमेशा याद रहेंगे। तुमने मेरा जीवन सुधार दिया, मुझे आदमी बना दिया। बागेश्वरी ने सिर झुकाए हुए नम्रता से उत्तर दिया, ये तुम्हारी सज्जनता ही मानो। मैं बेचारी भला जिंदगी क्या सुधारूंगी। हां, तुम्हारे साथ मैं भी एक दिन आदमी बन जाऊंगी। तुमने परिश्रम किया, उसका पुरस्कार पाया। जो अपनी मदद आप करते हैं वह उनकी मदद परमात्मा भी करते हैं। अगर मुझ जैसी गवारिन किसी और के पाले पड़ती तो अब तक न जाने क्या गत होती। मनहर मानो इस बहस में अपना पक्ष समर्थन करने के लिए कमर बांधता हुआ बोला, तुम जैसी गंवारिन पर मैं 1,00,000 सजी हुई गुड़ियों और रंगीन तितलियों को नछावर कर सकता हूं। तुमने मेहनत करने का वो अवसर और अवकाश दिया जिसके बिना कोई सफल नहीं हो सकता। अगर तुमने अपनी अन्य विलास प्रिय रंगीन मिजाज बहनों की तरह मुझे अपने तकाजों से दबा रखा होता तो मुझे उन्नति करने का मौका कहां मिलता। तुमने मुझे वो निश्चिंतता प्रदान की जो स्कूल के दिनों में ही नहीं मिले थे। अपने और अपने साथियों को देखता हूं तो मुझे उन पर दया आती है। किसी का खर्च पूरा नहीं पड़ता। आधा महीना भी नहीं जाने पाया कि हाथ खाली हो जाता है। कई दोस्तों से उधार मांगता है, कोई घर वालों को खत लिखता है, कोई गहनों की फिक्र में मरा जाता है, कोई कपड़ों की। कभी नौकर की टोह में हैरान, कभी वैद्य की टोह में परेशान। किसी को शांति नहीं। आए दिन स्त्री पुरुष में जूते चलते हैं। मुझ जैसा भाग्यवान तो मुझे खुद कोई नहीं दिख पड़ता। मुझे घर के सारे आनंद प्राप्त हैं और जिम्मेदारी एक भी नहीं। तुमने ही मेरे हौसलों को उभारा, मुझे उत्तेजना दी। जब कभी मेरा उत्साह टूटने लगता था तो तुम मुझे तसल्ली देती थी। मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि तुम घर का प्रबंध कैसे करती हो। तुमने मोटे से मोटा काम अपने हाथों से किया जिसमें मुझे पुस्तकों के लिए रुपयों की कमी नहीं हो। तुम ही मेरी देवी हो और तुम्हारी बदौलत ही आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं तुम्हारी इन सेवाओं की याद को दिल में सुरक्षित रखूंगी बागी। और एक दिन वो आएगा जब तुम अपने त्याग और तप का आनंद उठाओगी। बागेश्वरी ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे ये शब्द मेरे लिए सबसे बड़े पुरस्कार है मानो। मैं और किसी पुरस्कार की भूखी नहीं। मैंने जो कुछ तुम्हारी थोड़ी बहुत सेवा की उसका इतना यश मुझे मिलेगा, मुझे तो इसकी आशा भी नहीं थी। मनहरनाथ का हृदय इस समय उदार भावों से उमड़ा हुआ था। वो जो बहुत ही अल्पभाषी, कुछ रूखा आदमी था और शायद बागेश्वरी के मन में उनकी शुष्कता का दुख भी हुआ हो, पर इस समय सफलता के नशे ने उसकी वाणी में पंख लगा दिए थे। बोला, जिस समय मेरे विवाह की बातचीत हो रही थी मैं बहुत शंकित था। समझ गया कि मुझे जो कुछ होना था मेरा हो चुका। अब मुझे सारी उम्र देवी जी की नाजबरदारी में गुजरेगी। बड़े बड़े अंग्रेज विद्वानों की पुस्तकें पढ़ने से मुझे विवाह से घृणा हो गई थी। मैं इसे उम्र कैद समझने लगा था जो आत्मा और बुद्धि की उन्नति का द्वार बंद कर देती है। मगर 2-4 महीने के बाद मुझे अपनी भूल मालूम हुई। मुझे मालूम हुआ कि सुभार्या स्वर्ग की सबसे बड़ी विभूति है जो मनुष्य को उज्ज्वल और पूर्ण बना देती है, जो आत्मोन्नति का मूल मंत्र है। मुझे मालूम हुआ कि विवाह का उद्देश्य भोग नहीं है, आत्मा का विकास है। बागेश्वरी ये नम्रता और सहन नहीं कर सकी। वो किसी बात के बहाने से उठकर चली गई। मनहर और बागेश्वरी का विवाह हुए 3 साल गुजरे थे। मनहर उस समय एक दफ्तर में क्लर्क था। सामान्य युवकों की भांति उसे भी जासूसी उपन्यासों से बहुत प्रेम था। धीरे धीरे उसे जासूसी का शौक हुआ। इस विषय में उसने बहुत सा साहित्य जमा किया और बड़े मनोयोग से उनका अध्ययन किया। इसके बाद
उसने इस विषय पर खुद एक किताब लिखी। रचना में उसने ऐसी विलक्षण विवेचना शक्ति का परिचय दिया, शैली भी इतनी रोचक थी कि जनता ने उसे हाथों हाथ लिया। इस विषय पर वो सर्वोत्तम ग्रंथ था। देश में धूम मच गई, यहां तक कि इटली और जर्मनी जैसे देशों से उसके पास प्रशंसा पत्र है और इस विषय की पत्रिकाओं में अच्छी अच्छी आलोचनाएं निकली। अंत में सरकार ने भी अपनी गुण ग्राहकता का परिचय दिया, उसे इंग्लैंड जाकर इस कला का अभ्यास करने के लिए वृत्ति प्रदान की, और यह सब कुछ बागेश्वरी की सत्प्रेरणा का शुभ फल था। मनहर की इच्छा थी कि बागेश्वरी भी साथ चले, पर बागेश्वरी उनके पांव की बेड़ी नहीं बनना चाहती थी। उसने घर रहकर सास ससुर की सेवा करना ही उचित समझा। मनहर के लिए इंग्लैंड एक दूसरी ही दुनिया थी, जहां उन्नति के मुख्य साधनों में एक रूपवती पत्नी का होना भी था। अगर पत्नी रूपवती है, चपल है, चतुर है, तब वो उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। मनोयोग और तपस्या के बूते पर नहीं, पत्नी के प्रभाव और आकर्षण के तेज पर। उस संसार में रूप और लावण्य व्रत के बंधनों से मुक्त एक अबाध संपत्ति थी। जिसने किसी रमणी को प्राप्त कर लिया, उसकी मानो तकदीर खुल गई। यदि कोई सुंदरी तुम्हारी सहधर्मणी नहीं है तो तुम्हारा सारा उद्योग, सारी कार्यपटुता निष्फल है, कोई तुम्हारा पुरसा हाल नहीं होगा। इसलिए वहां लोग रूप को व्यापारिक दृष्टि से देखते थे। साल ही भर के अंग्रेजी समाज के संसर्ग ने मनहर की मनोवृत्तियों में क्रांति पैदा कर दी। उसके मिजाज में सांसारिकता का इतना प्राधान्य हो गया कि कोमल भावों के लिए वहां स्थान ही नहीं रहा। बागेश्वरी उसके विद्याभ्यास में सहायक होती थी, पर उसे अधिकार और पद की ऊंचाइयों पर पहुंचा नहीं सकती थी। उसके त्याग और सेवा का महत्व भी अब मनहर की निगाहों में कम होता जा रहा था। बागेश्वरी अब उसे व्यर्थ सी वस्तु मालूम होती थी, क्योंकि उसकी भौतिक दृष्टि में हर एक वस्तु का मूल्य उससे होने वाले लाभ पर ही अवलंबित था। अपना पूर्व जीवन अब उसे हास्यास्पद जान पड़ता था। चंचल, हंसमुख, विनोदनी अंग्रेज युवतियों के सामने बागेश्वरी एक हल्की तुच्छ सी जान पड़ती थी। इस विद्युत प्रकाश में वो दीपक अब मलिन पड़ गया था, यहां तक कि स्नेह स्नेह उसका मलिन प्रकाश भी लुप्त हो गया। मनहर ने अपने भविष्य का निश्चय कर लिया। ये भी एक रमणी की रूप नौका द्वारा ही अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा, जिसके सिवा और कोई उपाय नहीं था। रात के 9 बजे थे। मनहर लंदन के एक फैशनेबल रेस्तरां में बना ठना बैठा था। उसका रंग, रूप और ठाट बाट देखकर सहसा ये कोई नहीं कह सकता था कि वो अंग्रेज नहीं है। लंदन में भी उसके सौभाग्य ने उसका साथ दिया था। उसने चोरी के कई गहरे मामलों का पता लगा लिया था, इसलिए धन और यश दोनों ही मिल रहा था। अब वो यहां के भारतीय समाज का एक प्रमुख अंग बन गया था, जिसके आतिथ्य और सौजन्य की सभी सराहना करते थे। उसका लाभ व लहजा भी अंग्रेजों से मिलता जुलता था। उसके सामने मेज की दूसरी ओर एक रमणी बैठी हुई थी और बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। उसके अंग अंग से यौवन टपका पड़ता था। भारत के अद्भुत वृत्तांत सुन सुनकर उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी, और मनहर चिड़िया के सामने दाने बिखेर रहा था। मनहर ने कहा, विचित्र देश है जिनी, अत्यंत विचित्र। 5-5 साल के दूल्हे तुम्हें भारत के सिवा कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। लाल रंग का कामदार कपड़ा, सिर पर चमकता हुआ लंबा टोप, चेहरे पर फूलों का झालरदार बुर्का, घोड़े पर सवार चले जा रहे हैं। 2 आदमी दोनों तरफ से छतरियां लगाए हुए हैं, हाथों में मेहंदी लगी हुई है। जेनी ने पूछा, मेहंदी क्यों लगाते हैं? मनहर ने कहा, जिसमें हाथ लाल हो जाए। पैरों में भी रंग भरा जाता है, उंगलियों के नाखून लाल रंग दिए जाते हैं, और ये दृश्य देखने में ही बनता है। जेनी ने कहा, यह तो दिल में सनसनी पैदा करने वाला दृश्य होगा। दुल्हन भी इसी तरह सजाई जाती होगी। मनहर ने कहा, इससे कई गुना अधिक। सिर से पांव तक सोने चांदी के जेवरों से लदी हुई। ऐसा कोई अंग नहीं जिसमें 2-2, 4-4 गहने ना हो। जेनी ने कहा, तुम्हारी शादी भी उसी तरह हुई होगी, तुम्हें तो बड़ा आनंद आया होगा। मनहर ने कहा, वही आनंद आया था जो तुम्हें मेरी गो राउंडर पर चढ़ने में आता है। अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, खूब नाच तमाशे देखता था और शहनाइयों का गाना सुनता था। मजा तो तब आता है जब दुल्हन अपने घर से विदा होती है। सारे घर में कोहराम मच जाता है।
दुल्हन हर एक से लिपट लिपट कर रोती है जैसे मातम कर रही हो। जेनी ने पूछा, दुल्हन रोती क्यों है? मनहर ने कहा, रोने का रिवाज चला आता है। हालांकि हर कोई जानता है कि वो हमेशा के लिए नहीं जा रही है, फिर भी सारा घर इस तरह फूट फूट कर रोता है मानो कालो पानी को भेजी जा रही हो। जेनी ने कहा, मैं तो इस तमाशे पर खूब हंसो। हंसने की बात ही है। जेनी ने कहा, तुम्हारी बीवी भी रोई होगी? मनहर ने कहा, अजी कुछ मत पूछिए, पछाड़े खा रही थी मानो मैं उसका गला घोट दूंगा। मेरी पालकी से निकलकर भागी चली जा रही थी, पर मैंने जोर से पकड़कर अपनी बगल में बिठा लिया, तब मुझे दांत काटने लगी। मिस जेनी ने जोर से कहा मारा और हंसी के साथ लौट गई। बोली, हॉरिबल हॉरिबल, क्या अब भी दांत काटती हैं? मनहर ने कहा, अब वो इस संसार में नहीं है जेनी। मैं उससे खूब काम लेता था। मैं सोता था तो वो मेरे बदन में चंपी लगाती थी, मेरे सिर पर तेल डालती थी, पंखा जलती थी। जेनी ने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं आता, बिल्कुल मूर्ख थी। मनहर ने कहा, अरे कुछ मत पूछो, दिन को किसी के सामने मुझसे बोलती भी नहीं थी, मगर मैं उसका पीछा करता रहता था। जेनी ने कहा, ओ नॉटी बॉय, तुम बड़े शरीर हो, नहीं तो रूपवती। मनहर ने कहा, उसका मुंह तुम्हारे तलवों की जैसा था। जेनी ने कहा, नॉनसेंस, तुम ऐसी औरत के पीछे कभी नहीं दौड़ते। मनहर ने कहा, उस वक्त मैं भी मूर्ख था जेनी। जेनी ने कहा, ऐसे मूर्ख लड़के से तुमने विवाह क्यों कहा? मनहर ने कहा, अरे विवाह नहीं करता तो मेरे माँ बाप जहर खा लेते। जेनी ने कहा, वो तुम्हें प्यार कब से करने लगी? मनहर ने कहा, और करती क्या, मेरे सिवा दूसरा था ही कौन? घर से बाहर नहीं निकलने पाती थी, मगर प्यार हम में से किसी को नहीं था। वो मेरी आत्मा और हृदय को संतुष्ट नहीं कर सकती थी जेनी। मुझे उन दिनों की याद आती है तो ऐसा मालूम होता है कि कोई भयंकर सपना था। अगर वो औरत आज जीवित होती तो मैं किसी अंधेरे दफ्तर में बैठकर कलम घिस रहा होता। इस देश में आकर मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि संसार में स्त्री का क्या स्थान है, उसका क्या दायित्व है और उसके जीवन के कारण कितना आनंदप्रद हो जाता है। और जिस दिन तुम्हारे दर्शन हुए वो तो मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन था। याद है तुम्हें वो दिन? तुम्हारी वो सूरत मेरी आंखों में आज भी फिर रही है। जेनी ने कहा, मैं चली जाऊंगी, तुम मेरी खुशामद करने लगे। भारत के मजदूर दल के सचिव थे लॉर्ड बार्बर और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे मिस्टर कावर्ड। लॉर्ड बार्बर भारत के सच्चे मित्र समझे जाते थे। जब कंजर्वेटिव और लिबरल दलों का अधिकार था तो लॉर्ड बार्बर भारत की बड़ी जोरों से वकालत करते थे। वो इन मंत्रियों पर ऐसे ऐसे कटाक्ष करते थे कि उन बेचारों को कोई जवाब नहीं सूझता। एक बार वो हिंदुस्तान आए और यहाँ की कांग्रेस में शरीक भी हुए। उस समय उनकी उदार वक्तृताओं ने समस्त देश में आशा और उत्साह की एक लहर दौड़ा दी थी। कांग्रेस के जलसे के बाद वो जिस शहर में गए, जनता ने उनके रास्ते में आंखें बिछाई, उनकी गाड़ियां खींची, उन पर फूल बरसाए। चारों ओर से यही आवाज आती थी कि यह है भारत का उद्धार करने वाला। लोगों को विश्वास हो गया कि भारत के सौभाग्य से अगर कभी लॉर्ड बार्बर को अधिकार प्राप्त हुआ तो वो दिन भारत के इतिहास में बड़ा मुबारक होगा। लेकिन अधिकार पाते ही लॉर्ड बार्बर में एक विचित्र परिवर्तन हो गया। उनके सारे सद्भाव, उनकी उदारता, न्यायपरायणता, सहानुभूति, ये सभी अधिकार के भंवर में पड़ गए और अब लॉर्ड बार्बर और उनके पूर्वाधिकार के व्यवहार में लेश मात्र भी अंतर नहीं था। वो भी वही कर रहे थे जो उनके पहले के लोग कर चुके थे। वही दमन था, वही जातिगत अभिमान, वही कट्टर था, वही संकीर्णता। देवता के अधिकार के सिंहासन पर पांव रखते ही अपना देवत्व खो बैठा था। अपने 2 साल के अधिकार काम में उन्होंने सैकड़ों ही अफसर नियुक्त किए थे, लेकिन उनमें एक भी हिंदुस्तानी नहीं था। भारतवासी निराश होकर उन्हें डाई हार्ड, धन का उपासक और साम्राज्यवाद का पुजारी कहने लगे थे। यह खुला हुआ रहस्य था कि जो कुछ करते थे मिस्टर कावर्ड करते थे। हक ये था कि लॉर्ड बार्बर की नीयत के इतने शेर थे जितने दिल के कमजोर। हालांकि परिणाम दोनों दशाओं में एक जैसा था। यह कि मिस्टर कावर्ड एक ही महापुरुष थे। उनकी उम्र 40 से अधिक गुजर चुकी थी, पर अभी तक विवाह नहीं किया था। शायद उनका ख्याल था कि राजनीति के क्षेत्र में रहकर वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं उठा सकते। वास्तव में नवीनता के मधुप थे।
उन्हें नित्य नए विनोद और आकर्षण, नित्य नए विलास और उल्लास की टोह रहती थी। दूसरे ही के लगाए हुए बाग की सैर करके चित्त को प्रसन्न कर लेना इससे अधिक सरल था कि अपना बाग खुद लगाएं और उसकी रक्षा और सजावट में अपना सिर खपाएं। उनको व्यावहारिक और व्यापारिक दृष्टि में यह लटका उससे कहीं अधिक आसान था। दोपहर का समय था। मिस्टर कावर्ड नाश्ता करके सिगार पी रहे थे कि मिस जेनी रोज के आने की खबर हुई। उन्होंने तुरंत आईने के सामने खड़े होकर अपनी सूरत देखी, बिखरे हुए बालों को संवारा, बहुमूल्य इत्र मला और मुख से स्वागत की साहस छवि दर्शाते हुए कमरे से निकलकर मिस रोज से हाथ मिलाया। जेनी ने कमरे में कदम रखते ही कहा, अब मैं समझ गई कि क्यों कोई सुंदरी तुम्हारी बात नहीं पूछती। आप अपने बातों को पूरा करना नहीं जानते। मिस्टर कावर्ड ने जेनी के लिए कुर्सी खींचते हुए कहा, मुझे बहुत खेद है मिस रोज की कल मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। प्राइवेट सेक्रेटरियों का जीवन कुत्तों के जीवन से भी खराब है। बार बार चाहता था कि दफ्तर से उठूं, लेकिन एक न एक कॉल ऐसा आ जाता था कि फिर रुक जाना पड़ता था। मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। जिन्नी ने कहा, मैं तुम्हें तलाश करती रही। जब तुम नहीं मिले तो मेरा जी इकट्ठा हो गया। मैं किसी और के साथ नहीं नाची। अगर तुम्हें नहीं आना था तो मुझे निमंत्रण पत्र क्यों दिलवाया था? कावर्ड ने जेनी को सिगार भेंट करते हुए कहा, तुम मुझे लज्जित कर रही हो जेनी। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती थी कि तुम्हारे साथ नाचता। एक पुराना बैचलर होने पर भी मैं उस आनंद की कल्पना कर सकता हूं। बस समझ लो कि तड़प तड़प कर रह जाता था। जेनी ने कठोर मुस्कान के साथ कहा, तुम इसी योग्य हो कि बैचलर बने रहो। यही तुम्हारी सजा है। कावर्ड ने अनुरक्त होकर उत्तर दिया, तुम बड़ी कठोर हो जेनी। तुम ही क्या, सारी रमणियां कठोर होती हैं। मैं कितनी परवशता दिखाऊं तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मुझे ये अरमान ही रह गया कि कोई सुंदरी मेरे अनुराग और लगन का आदर करती। जेनी ने कहा, तुमसे अनुराग हो भी तो रमणियां ऐसे बहानेबाजों को मुंह नहीं लगाती। कावर्ड ने कहा, फिर बहानेबाज कहा, मजबूर क्यों नहीं कहती? जेनी ने कहा, मैं किसी की मजबूरी को नहीं मानती। मेरे लिए हर्ष और गौरव की बात नहीं हो सकती कि आपको जब अपने सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कामों से अवकाश मिले तो आप मेरा मन रखने के लिए एक क्षण के लिए अपने कोमल चरणों को कष्ट न दें। मैं दफ्तर और काम के हीले नहीं सुनना चाहती। इसी कारण तुम अब तक झीक रहे हो। कावर्ड ने गंभीर भाव से कहा, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो जेनी। मेरे कुमारी रहने का क्या कारण है ये कल तक मुझे खुद नहीं मालूम था। कल खुद ब खुद मालूम हो गया। जेनी ने उसका उपहास करते हुए कहा, अच्छा तो ये रहस्य आपके मालूम हो गया? तब तो आप सचमुच आत्मदर्शी हैं। जरा मैं भी सुनूं, क्या कारण था? कावर्ड ने उत्साह के साथ कहा, अब तक कोई ऐसी सुंदरी नहीं मिली थी जो मुझे उन्मत्त कर सके। जेनी ने कठोर परिहास के साथ कहा, मेरा ख्याल था कि दुनिया में ऐसी औरत पैदा ही नहीं हुई जो तुम्हें उन्मत्त कर सकती। तुम उन्मत्त बनना चाहते हो, उन्मत्त बनाना चाहते हो, बनना नहीं चाहते। कावर्ड ने कहा, तुम बड़ा अत्याचार करती हो जेनी। जेनी ने कहा, अपने उन्माद का प्रमाण देना चाहते हो? कावर्ड ने कहा, हृदय से जेनी, मैं कब से इस अवसर की तलाक में बैठा हूं। उसी दिन शाम को जेनी ने मनहर से कहा कि तुम्हारे सौभाग्य पर बधाई, तुम्हें वो जगह मिल गई। मनहर ने उछलकर कहा, सच? सेक्रेटरी से कोई बातचीत हुई थी? जेनी ने कहा, सेक्रेटरी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सब कुछ कावर्ड के हाथ में है। मैंने उसी को चेन्नई पर चढ़ाया। लगा मुझे इश्क जताने। 50 साल की उम्र है, चांद के बाल झड़ गए, गालों में झुर्रियां पड़ गई हैं, पर अभी तक आपको इश्क का खपत है। आप अपने को कहीं रसिया समझते हैं। उसके बूढ़े चोचले बहुत बुरे मालूम होते थे, मगर तुम्हारे लिए सब कुछ सहना पड़ा। खैर, मेहनत सफल हो गई है। कल तुम्हें परवाना मिल जाएगा। अब सफर की तैयारी करनी चाहिए। मनहर ने गदगद होकर कहा, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है जेनी। मनहर को गुप्तचर विभाग में ऊंचा पद मिला। देश के राष्ट्रीय पत्रों में उसकी तारीफों के पुल बांधे, उसकी तस्वीर छापी और राष्ट्र की ओर से उसे बधाई दी। वो पहला भारतीय था जिसे वो ऊंचा पद प्रदान किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने सिद्ध कर दिया था कि उसकी न्याय बुद्धि जातीय अभिमान और द्वेष से ऊंची है। मनहर और जेनी का विवाह इंग्लैंड में ही हो गया। हनीमून का महीना फ्रांस में गुजरा।
वहां से दोनों हिंदुस्तान आए। मनहर का दफ्तर बंबई में था। यहीं दोनों एक होटल में रहने लगे। मनहर को गुप्त अभियोग की खोज के लिए अक्सर दौरे करने पड़ते थे, कभी कश्मीर, कभी मद्रास, कभी रंगून। जेनी इन यात्राओं में बराबर उसके साथ रहती। नित्य नए दृश्य थे, नए विनोद, नए उल्लास। उसकी नवीनता प्रिय प्रकृति के लिए आनंद का इससे अच्छा और क्या सामान हो सकता था। मनहर का रहन सहन तो अंग्रेजी था ही, घर वालों से भी संबंध विच्छेद हो गया था। बागेश्वरी के पत्रों का उत्तर देना तो दूर रहा, उन्हें खोलकर पढ़ता भी नहीं था। भारत में उसे हमेशा ये शंका बनी रहती थी कि कहीं घर वालों को उसका पता न चल जाए। जेनी से वो अपनी यथार्थ स्थिति को छिपाए रखना चाहता था। उसने घर वालों को आने की सूचना तक नहीं दी, यहां तक कि वो हिंदुस्तानियों से बहुत कम ही मिलता था। उसके मित्र अधिकांश पुलिस और फौज के अफसर थे, वही उसके मेहमान होते। वाक चतुर जेनी सम्मोहन कला में सिद्धहस्त थी। पुरुषों के प्रेम से खेलना उसकी सबसे आमोदमय क्रीड़ा थी। जलाती थी, रिझाती थी, और मनहर भी उसकी कपट लीला का शिकार बनता रहता था। उसे हमेशा भूल भुलैया में रखती, कभी इतना निकट की छाती पर सवार, कभी इतनी दूर की योजन का अंतर, कभी निष्ठुर और कभी कठोर, कभी प्रेम विह्वल और कभी व्यग्र। एक रहस्य था जिसे वो कभी समझता था और कभी हैरान रह जाता था। इस तरह 2 वर्ष बीत गए और मनहर तथा जेनी कोण की 2 भुजाओं की भांति एक दूसरे से दूर होते चले गए। मनहर इस भावना को हृदय से नहीं निकाल सकता था कि जेनी का मेरे प्रति एक विशेष कर्तव्य है। ये चाहे उसकी संकीर्णता हो या कुल मर्यादा का असर, वो जेनी को पाबंद देखना चाहता था। उसकी स्वच्छंद वृत्ति उसे लज्जास्पद मालूम होती थी। वो भूल जाता था कि जेनी ने उसके संपर्क का आरंभ ही स्वार्थ पर अवलंबित था। शायद उसने समझा था कि समय के साथ जेनी को अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा। हालांकि उसे मालूम होना चाहिए था कि टेढ़ी बुनियाद पर बना हुआ भवन जल्द या देर में जरूर से जरूर जमीन पर गिरकर रहेगा। और ऊंचाई के साथ इसकी शंका और भी बढ़ती जाती थी। इसके विपरीत जेनी का व्यवहार बिल्कुल परिस्थिति के अनुकूल था। उसने मनहर को विनोदमय और विलासमय जीवन का एक साधन समझा था, और उसी विचार पर वो अब तक स्थिर थे। इस व्यक्ति को मन में पति का स्थान दे भी नहीं सकती थी, पाषाण प्रतिमा को अपना देवता नहीं बना सकती थी। पत्नी बनना उसकी जिंदगी का सपना नहीं था, इसलिए वो मनहर के प्रति अपने किसी कर्तव्य को स्वीकार नहीं करती थी। अगर मनहर अपनी गाढ़ी कमाई उसके चरणों पर अर्पित करता था तो उस पर कोई एहसान नहीं करता था। मनहर उसका बनाया हुआ पुतला, उसी का लगाया हुआ वृक्ष था। उसकी छाया और फल को भोग करना वो अपना अधिकार समझती थी। मनोमालिन्य बढ़ता गया। आखिर मनहर ने उसके साथ दावतों और जलसों में जाना छोड़ दिया, पर जेनी पहले की तरह सैर करने जाती, दोस्तों से मिलती, दावतें करती और दावतों में शरीक होती। मनहर के साथ नहीं जाने से लेश मात्र भी दुख या निराशा नहीं होती थी, बल्कि वो शायद उसकी उदासीनता पर और भी प्रसन्न होती। मनहर इस मानसिक व्यथा को शराब के नशे में डुबोने का उद्योग करता। पीना तो उसने इंग्लैंड में ही शुरू कर दिया था, पर अब उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई थी। वहां स्फूर्ति और आनंद के लिए पीता था, यहां स्फूर्ति और आनंद को मिटाने के लिए। वो दिन ब दिन दुर्बल होता जाता था। वो जानता था कि शराब मुझे पिए जा रही है, पर उसके जीवन का यही एक अवलंब रह गया था। गर्मियों के दिन थे। मनहर एक मामले की जांच करने के लिए लखनऊ में डेरा डाले हुए था। मामला संगीन था, उसे सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। स्वास्थ्य भी कुछ खराब हो चला था, मगर जेनी अपने सैर सपाटे में मग्न थी। आखिर एक दिन उसने कहा, मैं नैनीताल जा रही हूं, यहां की गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मनहर ने लाल लाल आंखें निकालकर कहा, नैनीताल में क्या काम है? आज वो अपना अधिकार दिखाने पर तुल गया। जेनी भी उसके अधिकार की उपेक्षा पर तुली हुई थी। बोली, यहां कोई सोसाइटी नहीं, सारा लखनऊ पहाड़ों पर चला गया है। मनहर ने जैसे म्यान से तलवार निकाल कर कहा, जब तक मैं यहां हूं तुम्हें कहीं जाने का अधिकार नहीं है। तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है, सोसाइटी के साथ नहीं। फिर तुम साफ देख रही हो कि मैं बीमार हूं, जिस पर भी तुम अपनी विलास प्रवृत्ति को रोक नहीं सकती। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी जेनी। मैं तुमको शरीफ समझता था। मुझे सपने में भी यह गुमान नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसी बेवफाई करोगी। जेनी ने अविचलित रूप से कहा, तो क्या तुम समझते थे कि मैं भी तुम्हारी हिंदुस्तानी औरत की तरह तुम्हारी लौंडी बनकर रहूंगी और तुम्हारे तलवे सहलाऊंगी? मैं तुम्हें इतना नादान नहीं समझती। अगर तुम्हें हमारी अंग्रेजी सभ्यता का इतना छोटा सा
मोटी सी बात भी मालूम नहीं तो अब मालूम कर लो कि अंग्रेज औरत अपनी रुचि के सिवा और किसी की पाबंद नहीं है। तुमने मुझसे विवाह किया था कि मेरी सहायता से तुम्हें सम्मान और पद हासिल हो। सभी पुरुष ऐसा करते हैं, तुमने भी वही किया, और इसके लिए मैं तुम्हें बुरा नहीं कह रही हूं। लेकिन जब तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया तो जिसके लिए तुमने मुझसे विवाह किया था, तो तुम मुझसे अधिक की आशा क्यों रखते हो? तुम हिंदुस्तानी हो, अंग्रेज नहीं हो सकते। मैं अंग्रेज हूं और हिंदुस्तानी नहीं हो सकती। इसलिए हम में से किसी को यह अधिकार नहीं है कि एक दूसरे को अपनी मर्जी का गुलाम बनाने की चेष्टा करे। मनहर हतबुद्धि सा बैठा सुनता रहा। एक एक शब्द विष की घूंट की भांति उसके कंठ के नीचे उतर रहा था। कितना कठोर सत्य था। पद लालसा के उस प्रचंड आवेग में, विलास तृष्णा के उस अदम्य प्रवाह में वो भूल गया कि जीवन में कोई ऐसा तत्व भी है जिसके सामने पद और विलास कांच के खिलौनों से अधिक मूल्य नहीं रखते। ये विस्मृत सत्य इस समय अपने दारुण विलाप से उसकी मदमग्न चेतना को तड़पाने लगा। शाम को जेनी नैनीताल चली गई। मनहर ने उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। 3 दिन तक मनहर घर से नहीं निकला। जीवन के 5-6 वर्षों में उसने जितने रत्न संचित किए थे, जिस पर वो गर्व करता था, जिन्हें पाकर वो अपने को धन्य मानता था, परीक्षा की कसौटी पर आकर नकली पत्थर सिद्ध हो रहे थे। उसकी अपमानित, ग्लानित, पराजित आत्मा एकांत रोदन के सिवा और कहीं त्राण नहीं पाती थी। अपनी टूटी हुई झोपड़ी को छोड़कर वो जिस जिस सुनहरे कलश वाले भवन की ओर लपका था, वो मरीचिका मात्र थी। और अब उसे फिर उसी टूटी झोपड़ी की याद आई जहां शांति, प्रेम और आशीर्वाद की सुधा पी थी। ये सारा आडंबर उसे काट खाने लगा। उस सरल शीतल स्नेह के सामने ये सारी विभूतियां तुच्छ सी जचने लगी। तीसरे दिन वो भीषण संकल्प करके उठा और 2 पत्र लिखे। एक तो अपने पद से इस्तीफा था, दूसरा जेनी से अंतिम विदा की सूचना। इस्तीफे में उसने लिखा कि मेरा स्वास्थ्य नष्ट हो गया है और मैं इस भार को अधिक नहीं संभाल सकता। जेनी के पत्र में उसने लिखा कि हम और तुम दोनों ने भूलें की और हमें जल्द से जल्द इस भूल का सुधार कर लेना चाहिए। मैं तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त करता हूं, तुम भी मुझे मुक्त कर दो। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। अपराध न तुम्हारा है न मेरा, समझ का फिर तुम्हें भी था और मुझे भी। मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं रहा। मेरे पास जो कुछ है वो तुम्हारा है। मैं सब छोड़े जा रहा हूं। मैं तो निमित्त मात्र था, स्वामिनी तुम थी। उस सभ्यता को दूर से ही सलाम है जो विनोद और विलास के सामने किसी बंधन को स्वीकार नहीं करती। उसने खुद जाकर दोनों पत्रों की रजिस्ट्री कराई और उत्तर का इंतजार किए बिना ही वहां से चलने को तैयार हो गया। जेनी ने जब मनहर का पत्र पढ़ा तो मुस्कुराई। उसे मनहर की इच्छा पर शासन का ऐसा अभ्यास पड़ गया था कि इस पत्र से उसे जरा भी घबराहट नहीं हुई। उसे विश्वास था कि 2-4 दिन चिकनी चुपड़ी बातें करके वो फिर उसे वशीभूत कर लेगी। अगर मनहर की इच्छा केवल धमकी देनी नहीं होती, उसके दिल पर चोट लगी होती, तो वो अब तक यहां नहीं होता। कब का यह स्थान छोड़ चुका होता। उसका यहां रहना ही बता रहा है कि वो केवल बंदर घुड़की दे रहा है। जेनी ने स्थिर चित्त होकर कपड़े बदले और तब इस तरह मनहर के कमरे में आई मानो कोई अभिनय करने स्टेज पर आई हो। मनहर उसे देखते ही जोर से ठट्ठा मारकर हंसा। जेनी सहम कर पीछे हट गई। इस हंसी में क्रोध या प्रतिकार नहीं था, उसमें उन्माद भरा हुआ था। मनहर के सामने मेज पर बोतल और गिलास रखा हुआ था। एक दिन में उसने न जाने कितनी शराब पी ली थी। उसकी आंखों में से जैसे रक्त उबल कर पड़ता था। जेनी ने समीप जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या रात भर पीते ही रहोगे? चलो आराम से लेटो, रात ज्यादा हो गई है। घंटों से बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तुम इतने निष्ठुर तो कभी नहीं थे। मनहर खोया हुआ सा बोला, हाँ तुम कब आई बागी? देखो मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूं। चलो आज सैर कराएं। उसी नदी के किनारे तुम अपना वही प्यारा गीत सुनाना जिसे सुनकर मैं पागल हो जाता हूं। क्या कहती हो? मैं बेमुरव्वत हूं? ये तुम्हारा अन्याय है बागी। मैं कसम खाकर कहता हूं, ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जब तुम्हारी याद ने मुझे रुलाया नहीं हो। जेनी ने उसका कंधा हिलाकर कहा, ये क्या तुम उलझुल पकड़े हो? बागी यहां कहां है? मनहर ने उसकी ओर अपरिचित भाव से देखकर कुछ कहा और फिर जोर से हंसकर बोला, ये मैं नहीं मानूंगा बागी।
तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वहां मैं तुम्हारे लिए फूलों की माला बनाऊंगा। जेनी ने समझा कि ये शराब बहुत पी गए हैं, बकझक कर रहे हैं, इनसे इस वक्त कुछ बातें करना व्यर्थ है। चुपके से कमरे से बाहर चली गई। उसे जरा सी शंका हुई थी, यहां उसका मूलोच्छेद हो गया। जिस आदमी का अपनी वाणी पर अधिकार नहीं, वो इच्छा पर क्या अधिकार रख सकता है। उस घड़ी से मनहर को घर वालों की रट सी लग गई। कभी बागेश्वरी को पुकारता, कभी अम्मा को, कभी दादा को। उसकी आत्मा अतीत में विचरती रहती। उस अतीत में जब जेनी ने काली छाया की भांति प्रवेश नहीं किया था और बागेश्वरी अपने सरल व्रत से उसके जीवन में प्रकाश फैलाती रहती थी। दूसरे दिन जेनी ने आकर कहा, तुम इतनी शराब क्यों पीते हो? देखते नहीं तुम्हारी क्या हालत हो गई है। मनहर ने उसकी ओर आश्चर्य से देखकर कहा, तुम कौन हो? जेनी ने कहा, क्यों मुझे नहीं पहचानते हो? इतनी जल्दी भूल गए? मनहर ने कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। जेनी ने अधिक बातचीत नहीं की। उसने मनहर के कमरे से शराब की बोतलें उठवा ली और नौकरों की ताकीद कर दी कि उसे एक घूंट भी शराब न दी जाए। उसे अब कुछ कुछ संदेह होने लगा था, क्योंकि मनहर की दशा उससे कहीं अधिक शंकाजनक थी जितनी वो समझती थी। मनहर का जीवित और स्वस्थ रहना उसके लिए आवश्यक था। इसी घोड़े पर बैठकर वो शिकार खेलती थी। घोड़े के बगैर शिकार का आनंद कहां। मगर एक सप्ताह हो जाने पर भी मनहर की मानसिक दशा में कोई अंतर नहीं आई। न मित्रों को पहचानता था, न नौकरों को। पिछले 3 वर्षों का जीवन एक सपने की भांति मिट गया था। 7वें दिन जेनी सिविल सर्जन को लेकर आई तो मनहर का कहीं पता नहीं था। 5 साल बाद बागेश्वरी का लुटा हुआ सुहाग फिर चेता। माँ बाप पुत्र के वियोग में रो रो कर अंधे हो चुके थे। बागेश्वरी निराशा में भी आस बांधे बैठी हुई थी। उसका मायका संपन्न था, बार बार बुलावे आते, बाप आया, भाई आया, पर धैर्य और व्रत की देवी घर से नहीं टली। जब मनहर भारत आया तो बागेश्वरी ने सुना कि विलायत से एक मेम लाया है। फिर भी उसे आशा थी कि वो आएगा, लेकिन उसकी आशा पूरी नहीं हुई। फिर उसने सुना कि वो ईसाई हो गया है, आचार विचार त्याग दिए हैं। तब उसने माथा ठोक लिया। घर की अवस्था दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वर्षा बंद हो गई और सागर सूखने लगा। घर बिका, कुछ जमीन थी वो बिकी। फिर गहनों की बारी आई, जहां तक कि अब केवल आकाशीय वृत्ति थी। कभी चूल्हा जल गया, कभी ठंडा पड़ा रहा। एक दिन संध्या समय वो कुएं पर पानी भरने गई थी कि एक थका हुआ, जीर्ण, विपत्ति का मारा जैसा आदमी कुएं की जगत पर आकर बैठ गया। बागेश्वरी ने देखा तो मनहर। उसने तुरंत घूंघट बढ़ा लिया। आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, फिर भी आनंद और विस्मय से हृदय में फुरेदियां उड़ने लगी। रस्सी और कलसा कुएं पर छोड़कर लपकी हुई घर आई और सास से बोली, अम्मा जी जरा कुएं पर जाकर देखो कौन आया है। सास ने कहा, तू पानी लाने गई थी या तमाशा देखने? घर में एक बूंद पानी नहीं है, कौन आया है कुएं पर? चलकर देख लो ना। अरे कोई सिपाही प्यादा होगा, अब उसके सिवा और कौन है आने वाला? कोई महाजन तो नहीं है? अरे नहीं अम्मा, तुम चली क्यों नहीं जाती? बूढ़ी माता भांति भांति की शंकाएं करती हुई कुएं पर पहुंची तो मनहर दौड़कर उनके पैरों से लिपट गया। माता ने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम्हारी ये दशा है मानो, क्या बीमार है? असबाब कहाँ है? मनहर ने कहा, पहले कुछ खाने को दो अम्मा, बहुत भूखा हूं, बड़ी दूर से पैदल चला रहा हूं। गांव में खबर फैल गई कि मनहर आया है। लोग उसे देखने दौड़े। किस ठाठ से आया है? बड़े ऊंचे पद पर है, हजारों रुपए पाता है। अब उसके ठाठ का क्या पूछना? मेम भी साथ आई है या नहीं? मगर जब आकर देखा तो आफत का मारा आदमी, फटेहाल, कपड़े तार तार, बाल बढ़े हुए, जैसे जेल से बाहर आया हो। प्रश्नों की बौछार होने लगी। अरे हमने तो सुना था कि तुम किसी ऊंचे पद पर हो। मनहर ने जैसे किसी भूली बात को याद करने का विफल प्रयास करके कहा, मैं तो किसी ओहदे पर नहीं। वाह, तुम विलायत से मेम नहीं लाए थे? मनहर ने चकित होकर कहा, विलायत कौन गया था? अरे भांग नहीं खा गए हो? विलायत नहीं गए थे? मनहर मूढ़ों की बात हंसा। मैं विलायत करने क्या जाता? अजी तुमको वजीफा नहीं मिला था, यहां से तुम विलायत गए थे? तुम्हारे पत्र बराबर आते थे, तुम कहते थे कि विलायत गए ही नहीं। होश में हो?
या हम लोगों को उल्लू बना रहे हो? मनहर ने उन लोगों की ओर आंखें फाड़ कर देखा और बोला, मैं तो कहीं नहीं गया था, आप लोग जाने क्या कह रहे हैं। अब इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं रही कि वो अपने होश हवास में नहीं है। उसे विलायत जाने के पहले की सारी बातें याद थी। गांव और घर के हर एक आदमी को पहचानता था, सबसे नम्रता और प्रेम से बातें करता था। लेकिन जब इंग्लैंड, अंग्रेज बीवी और ऊंचे पद का जिक्र आता तो भौचक्का होकर ताकने लगता। बागेश्वरी को अब उसके प्रेम में अस्वाभाविक अनुराग दिखता था जो बनावटी मालूम होता था। वो चाहती थी कि उसके व्यवहार और आचरण में पहले की जैसी बेतकल्लुफी हो। वो प्रेम का स्वांग नहीं, प्रेम चाहती थी। 10-5 दिनों में उसे ज्ञान हो गया कि इस विशेष अनुराग का कारण बनावट या दिखावा नहीं, वह कोई मानसिक विकार है। मनहर के माँ बाप का इतना अदब पहले कभी नहीं किया गया था। उसे अब छोटे से छोटा काम करने में संकोच नहीं था। वो जो बाजार से साग भाजी लाने में अपना अनादर समझता था, कुएं से पानी खींचता, लकड़ियां फाड़ता, घर में झाड़ू लगाता और अपने घर में ही नहीं, सारे मोहल्ले में उसकी सेवा और नम्रता की चर्चा होती थी। एक बार मोहल्ले में चोरी हुई। पुलिस ने बहुत दौड़ धूप की पर चोरों का पता नहीं चला। मनहर ने चोर का पता ही नहीं लगा दिया, बल्कि माल भी बरामद करा दिया। इससे आसपास के गांव और मोहल्लों में उसका यश फैल गया। कोई चोरी हो जाती थी तो लोग उसके पास दौड़े आते और अधिकांश उद्योग सफल भी होते थे। इस तरह उसकी जीविका की एक व्यवस्था हो गई। अब वो बागेश्वरी का गुलाम था। उसी की दिलजोई और सेवा में उसके दिन कटते थे। अगर उसमें विकार बीमारी का कोई लक्षण था तो इतना ही, यही सनक उसे सवार हो गई थी। बागेश्वरी को उसकी दशा पर दुख होता था, पर उसकी ये बीमारी उस स्वास्थ्य से अधिक प्रिय थी जब वो उसकी बात भी नहीं पूछता था। 6 महीनों के बाद एक दिन जेनी मनहर का पता लगाती हुई आ पहुंची। हाथ में जो कुछ था वो सब उड़ा चुकने के बाद अब उसे किसी आश्रय की खोज थी। उसके चाहने वालों में कोई ऐसा नहीं था जो उसकी आर्थिक सहायता करता। शायद अब जेनी को कुछ गिलानी भी होती थी। वो अपने किए पर लज्जित थी। द्वार पर हॉर्न की आवाज सुनकर मनहर बाहर निकला और इस प्रकार जेनी को देखने लगा मानो कभी देखा ही नहीं। जेनी ने मोटर से उतरकर उससे हाथ मिलाया और अपनी बीती सुनाने लगी। तुम मुझसे इस तरह छिपकर क्यों चले आए और फिर आकर एक चिट्ठी भी नहीं लिखी? आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या बुराई की थी? फिर मुझ में कोई बुराई देखी थी तो तुम्हें चाहिए था कि मुझे सावधान कर देते। छिपकर चले आने से क्या फायदा हुआ? एक अच्छी जगह मिल गई थी, वो भी हाथ से निकल गई। मनहर काट के उल्लू की भांति खड़ा रहा। जेनी ने फिर कहा, तुम्हारे चले आने के बाद मेरे ऊपर जो संकट आए वो सुनाऊं तो तुम घबरा जाओगे। मैं इसी चिंता और दुख से बीमार हो गई। तुम्हारे बगैर मेरा जीवन निरर्थक हो गया है। तुम्हारा चित्र देखकर मन को ढाढ़स देती थी। तुम्हारे पत्रों को आदि से अंत तक पढ़ना मेरे लिए सबसे मनोरंजक विषय था। तो मेरे साथ चलो। मैंने एक डॉक्टर से बातचीत किया। वो मस्तिष्क के विकारों का डॉक्टर है। मुझे आशा है कि उसके उपचार से तुम्हें फायदा होगा। मनहर चुपचाप विरक्त भाव से खड़ा रहा, मानो न कुछ देख रहा हो न कुछ सुन रहा हो। सहसा बागेश्वरी निकल आई। जेनी को देखते ही वो ताड़ गई कि यही मेरी यूरोपियन साउथ है। वो उसे बड़े आदर सत्कार के साथ भीतर ले गई। मनहर भी उनके पीछे पीछे चला गया। जेनी ने टूटी खाट पर बैठते हुए कहा, इन्होंने मेरा जिक्र तो तुमसे किया ही होगा। मेरी इनसे लंदन में शादी हुई है। बागेश्वरी बोली, ये तो मैं आपको देखते ही समझ गई थी। जेनी ने कहा, क्यों? इन्होंने कभी मेरा जिक्र नहीं किया? बागेश्वरी बोली, कभी नहीं। इन्हें तो कुछ याद ही नहीं। आपको तो यहां आने में बड़ा कष्ट हुआ होगा। जेनी बोली, महीनों के बाद तब इनके घर का पता चला। वहां से बिना कुछ कहे सुने चल दिए। आपको कुछ मालूम है कि इन्हें क्या शिकायत है? जेनी बोली, शराब बहुत पीने लगे थे। आपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? बागेश्वरी ने कहा, हमने तो किसी को नहीं दिखाया। जेनी ने तिरस्कार करके कहा, क्यों? क्या आप इन्हें हमेशा बीमार बनाए रखना चाहती हैं? बागेश्वरी ने बेपरवाही से जवाब दिया, मेरे लिए तो इनका बीमार रहना इनके सेहतमंद रहने से कहीं ज्यादा अच्छा है। तब वो अपनी आत्मा को भूल गए थे, अब उसे पा गए हैं। फिर उसने निर्दय कटाक्ष करके कहा, मेरे विचार से वो तब बीमार थे, अब ठीक है।
जेनी ने चिढ़कर कहा, नॉनसेंस। इनकी किसी विशेषज्ञ से चिकित्सा करानी होगी। ये जासूसी में बड़े कुशल हैं। इनके सभी अफसर इनसे प्रसन्न हैं। ये चाहें तो अभी उन्हें वो जगह मिल सकती है। अपने डिपार्टमेंट में ऊंचे से ऊंचे ओहदे तक पहुंच सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इनका रोग असाध्य नहीं है। हाँ, विचित्र जरूर है। क्या आप इनकी बहन हैं? बागेश्वरी ने मुस्कुराकर कहा, आप तो गाली दे रही हैं। ये मेरे स्वामी हैं। जेनी पर मानो वज्रपात सा हुआ। उसके मुख पर से नम्रता चली गई और मन में छिपा हुआ क्रोध जैसे दांत पीसने लगा। उसकी गर्दन की नसें तन गई, दोनों मुट्ठियां बंध गई। उन्मत्त होकर बोली, बड़ा दगाबाज आदमी है। इसने मुझे बड़ा धोखा दिया। इसने मुझसे कहा था कि मेरी स्त्री मर गई है। कितना बड़ा धूर्त है। ये पागल नहीं है। इसने पागलपन का स्वांग भरा है। मैं अदालत से इसकी सजा कराऊंगी। क्रोधावेश के कारण वो कांप उठी, फिर रोती हुई बोली, इस दगाबाजी का मैं से मजा चखाऊंगी। इसने मेरा घोर अपमान किया है। ऐसा विश्वासघात करने वाले को जो दंड दिया जाए वो थोड़ा है। इसने कैसी मीठी मीठी बातें करके मुझे हंसा लिया। मैंने ही इसे वो जगह दिलाई। मेरी ही कोशिशों से ये बड़ा आदमी बना। इसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा, देश छोड़ा, और इसने मेरे साथ कपट किया। जेनी सिर पर हाथ रखकर बैठ गई, फिर तैस में उठी और मनहर के पास जाकर उसको अपनी ओर खींचती हुई बोली, मैं तुम्हें खराब करके छोड़ूंगी। तुमने मुझे समझा क्या है? मनहर इस तरह शांत भाव से खड़ा रहा मानो कोई प्रयोजन ही नहीं है। वो सिंहनी की भांति मनहर पर टूट पड़ी और उसे जमीन पर गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। बागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर अलग कर दिया और बोली, तुम ऐसी डायन न होती तो इसकी ये दशा क्यों होती? जैनी ने तैश में आकर जेब से पिस्तौल निकाली और बागेश्वरी की तरफ बढ़े। सहसा मनहर तड़प कर उठा, उसके हाथ से भरा हुआ पिस्तौल छीनकर फेंक दिया और बागेश्वरी के सामने खड़ा हो गया। फिर ऐसा मुंह बना लिया मानो कुछ हुआ ही नहीं। उसी वक्त मनहर की माता दोपहरी की नींद सोकर उठी और जेनी की ओर देखकर बागेश्वरी की ओर प्रश्न की आंखों से ताका। बागेश्वरी ने उपहास के भाव से कहा, ये आपकी बहू हैं? बढ़िया तिनक कर बोली, कैसी मेरी बहू? ये मेरी बहू बनने जोग है बंदरिया। लड़के पर न जाने क्या कर करा दिया, अब छाती पर मूंग दलने आई है। जेनी एक क्षण तक खून भरी आंखों से मनहर की ओर देखती रही, फिर बिजली की भांति कौंध कर उसने आंगन में पड़ा हुआ पिस्तौल उठा लिया और बागेश्वरी पर छोड़ना चाहती थी कि मनहर सामने आ गया। उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया और अपनी छाती में गोली मार ली। ये कहानी थी उन्माद प्रेमचंद की लिखी हुई। मानसरोवर के दूसरे खंड में ये कहानी संग्रहित है और प्रेमचंद की कहानियां आप सुन रहे थे किस्सा कहानी चैनल पर। हम आप तक अच्छा साहित्य, हिंदी का जो अच्छा साहित्य है वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। यूट्यूब पे जो कंटेंट जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसके बीच में हम एक अच्छा साहित्य, अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक, कमेंट, शेयर करके हमारे प्रयास को, हमारी कोशिशों को अपना समर्थन दीजिए। ठीक लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और ये आवाज़ जो आप सुन रहे हैं ये है मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।